हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये रेगुलेटिंग एक्ट एक फेल कैसे हुआ। ये रेगुलेटिंग एक्ट में काफ़ी फ्लॉज थे जिनकी वजह से ये फेल हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और ये फेल होने की वजह से आगे एक अमेंडिंग एक्ट पास किया गया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जो फ्लॉज 1773 में रह गए थे उन फ्लॉज को अमेंडिंग एक्ट में जा कर के उन्हें ठीक किया गया। तो देखते हैं कि क्या क्या फ्लॉज थे जिनकी वजह से ये एक फेल एक्ट हुआ। सबसे पहले ये था, हमने देखा था कि 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 4 मेंबर काउंसिल मिली थी, जिस काउंसिल को कहते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर कलकत्ता काउंसिल या फिर गवर्नर जनरल इन काउंसिल भी कहते थे। ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थी, इसका काम सिर्फ इतना स्पेसिफाई किया गया था कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने का काम करेगी। इसके अलावा इस काउंसिल के काम को लेकर के कोई स्पेसिफिकेशन, कोई बात नहीं हुई थी इस एक्ट में। दूसरा फ्लॉज ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट हमारा बन गया था 1774 में कलकत्ता में, इस सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन कितनी और कहाँ तक होगी, यानी इसकी पावर और इसकी अथॉरिटी को लेकर के कोई बात नहीं की गई थी। और तीसरा फ्लॉज यही था कि इन दोनों की पावर को स्पेसिफाई ना करने की वजह से, सेपरेशन ऑफ पावर ना करने की वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे दोनों के बीच में, सुप्रीम कोर्ट और इस काउंसिल के बीच में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर इनकी पावर ओवरलैप कर रही थी और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में और गवर्नर जनरल इन काउंसिल में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते थे। इन्हीं फ्लॉज को ठीक करने के लिए पास किया गया था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट और डिक्लेरेटरी एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट का पहला फीचर था कि पहले गवर्नर जनरल, दूसरा गवर्नर जनरल इन काउंसिल और तीसरे ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले ऑफिशियल्स, इन तीनों को एग्जेम्पशन मिली सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन से। यानी कि लेकिन ये ज्यूरिडिक्शन सिर्फ, ये जो एग्जेम्पशन मिला था, ये सिर्फ इनकी ऑफिशियल एक्शंस को लेके मिला था। यानी कि ये तीन, गवर्नर जनरल, काउंसिल और ये ईस्ट इंडिया के जो सर्वेंट्स थे, ये कोई भी एक्शन लेते हैं ऑफिशियल एक्शन, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन शामिल नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। सेकंड ये था कि कोई भी रेवेन्यू मैटर या फिर रेवेन्यू कलेक्ट करने से कोई भी मैटर अगर अराइज होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन नहीं लगेगी। ये भी एक्सक्लूड किया गया सुप्रीम कोर्ट की पावर से। थर्ड पॉइंट ये था कि कलकत्ता के इनहैबिटेंट्स, यानी कि जितने भी निवासी हैं कलकत्ता के, वो सभी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के अंदर आते हैं। और सपोज कोई भी अक्यूज्ड अगर हिंदू है, अगर उसने कोई क्राइम किया, अगर ट्रायल करना है और वो पर्सन अगर हिंदू है, तो उसे सिर्फ हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही ट्रायल किया जा सकता है। अगर कोई अक्यूज्ड मुस्लिम है तो उसे मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ही ट्रायल किया जा सकता है। दैट मीन्स ये सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी डिफेंडेंट यानी अक्यूज्ड के पर्सनल लॉ को एडमिनिस्टर करेगी। फोर्थ ये था कि प्रोविंशियल कोर्ट से कभी भी अगर हायर लेवल पे अपील होगा किसी केस को लेकर के, तो वो अपील होगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास में, यानी कलकत्ता काउंसिल या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास में, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट के पास में अपील नहीं होगा। प्रोविंशियल कोर्ट अगर कभी भी अपील करेगी, वो करेगी कलकत्ता काउंसिल के पास में। फोर्थ पॉइंट इसी के रिगार्डिंग था कि अगर अपील कलकत्ता काउंसिल के पास हो रहा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास में, तो प्रोविंशियल कोर्ट से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस बनेंगे
वो रेगुलेशंस बनाने की पावर इस काउंसिल के पास में ही है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास में। इन 5 फीचर्स से, इस एक्ट को पास करने से यहाँ पर गवर्नर जनरल एंड काउंसिल की भी जो पावर, जो अथॉरिटी कहाँ कहाँ और कितनी होगी, ये भी स्पेसिफाई की गई, यानी कि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम थी सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शंस को लेकर के, ये भी मैटर इसमें सॉल्व हो गया कि कहाँ कहाँ इसकी पावर लगेगी और कहाँ नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर भी हो गया, यानी कि अब कलकत्ता काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में अब कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं होंगे। इनकी पावर को लेकर के, इनकी अथॉरिटी को लेकर के इसमें स्पेसिफाई किया गया और सेपरेशन ऑफ पावर क्रिएट किया गया।